Hello and welcome students. Welcome to our next video lecture. डिटरमिनेंट के पहले वीडियो में हमने देखा था कि क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, कैसे उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। कोफैक्टर वाली मेथड भी हमने वहाँ एनालाइज की थी। अब हम कुछ और मेथड्स में आएंगे जो हमको डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने में हेल्प करेगा। तो उसकी प्रॉपर्टीज हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। उस प्रॉपर्टीज का हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी उसकी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है देखिए डिटरमिनेंट की, डिटरमिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज व्हेन इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। इसका मीनिंग यह है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहेगी, सेम रहेगी अगर हम उसके रो और कॉलम को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। तो एक डिटरमिनेंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको ए से डिनोट किया, उसकी वैल्यू जो है आपकी ए है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो प्रॉपर्टी क्या है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर हम इसकी रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू अनचेंज रहेगी। अगर ये जो R1 है इसको आप C1 में लिख देंगे, A1 B1 C1, R2 को C2 में लिख देंगे, A2 B2 C2, फिर ये A3 B3 C3। तो आपने क्या किया, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, इसका ट्रांसपोज आपने फाइंड कर लिया है। ठीक है, क्या है, एक डिटरमिनेंट है, उसका ट्रांसपोज आपने फाइंड किया। तो जो आपको डिटरमिनेंट मिल रही है ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद, उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर ये पहली वैल्यू मैंने ए लिखा हुआ है और जब आप इंटरचेंज कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, ए ही आएगी। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिए, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज व्हेन इट्स कॉलम एंड रोज आर इंटरचेंज। जब आप कॉलम और रो को इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू डिटरमिनेंट की सेम ही रहेगी। अगर पहले ए वैल्यू आ रही है तो इंटरचेंज करने के बाद भी क्या होगा, ए होगी। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, इसी से रिलेटेड है। अभी हमने क्या किया था, रो और कॉलम को इंटरचेंज किया था। अगर आप केवल रो को इंटरचेंज करेंगे, R1 को R2 बना रहे हैं, R2 को R1 बना रहे हैं, तो ये चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, देखिए, इसका साइन चेंज हो जाएगा। A2 B2 C2, R2 को आपने R1 में लिखा, R1 R2 में आ गया, A1 B1 C1 A3 B3 C3। तो जो वैल्यू है ये माइनस से चेंज हो जाएगी, इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ऐसे अगर आप कॉलम को भी चेंज करेंगे, सेम चीज है। C1 को C2 बना लीजिए, C2 को C1 बना लीजिए। देखिए, B2 B1 B3 A2 A1 A3 C2 C1 C3। तो फिर से साइन चेंज हो जाएगा। अभी माइनस साइन है तो अब साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी आपकी क्या बोल रही है, अगर रो और कॉलम को आप इंटरचेंज कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है। किसी डिटरमिनेंट में अगर टू रोज या कॉलम आपको सेम नजर आ रही है, आइडेंटिकल नजर आ रही है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। देखिए, डिटरमिनेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट कॉलम में A1 B1 C1, सेकंड कॉलम A1 B1 C1, दोनों सेम है। देखिए, एलिमेंट भी सेम नजर आ रहे हैं आपके, आइडेंटिकल नजर आ रहे हैं। तो उस वाले केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। यही चीज आपके रोज के केस में भी है, टू कॉलम्स और रोज। ये जो प्रॉपर्टीज है रोज के लिए भी होगी और कॉलम के लिए भी होगी। अगर कॉलम भी आपको सेम नजर आ रहे हैं, रोज भी आपको सेम नजर आ रही है, A1 B1 C1 A1 B1 C1 A2 B2 C2। देखिए, यहाँ पे दो रोज सेम नजर आ रही है, A1 A1 B1 B1 C1 C1 है, तो उस वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या होगी आपके पास, जीरो होगी। थर्ड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है, अगर कोई डिटरमिनेंट में रोज या कॉलम, ठीक है, मैं एक टाइम में एक ही चीज को हम डिस्कस करेंगे, तो वो रो में भी होगा और कॉलम में भी होगा। अगर कोई रो का कोई रोज है आपके पास, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें उसके जो एलिमेंट हैं वो एक्सप्रेस हो रहे हैं एज ए सम ऑफ टू टर्म्स। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए, रो कॉलम के केस में लिख देता हूँ, A1 प्लस लैम्डा D1 A2 प्लस लैम्डा D2 A3 प्लस लैम्डा D3। जो फर्स्ट कॉलम में देखिए एक्सप्रेस हो रहा है सम ऑफ टू टर्म्स, और सेकंड
थर्ड कॉलम आपका सेम है, A2 B2 C2 A3 B3 C3। फर्स्ट कॉलम में क्या हो रहा है, जो टर्म आपको एलिमेंट नज़र आ रहे हैं वो दो टर्म्स के फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। सम भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, यहाँ पे प्लस माइनस लिख लेते हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए इस डिटरमिनेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम ऑफ टू डिटरमिनेंट। कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे, तो जो फर्स्ट कॉलम है A1 प्लस लैम्डा D1 है, तो पहले एक बार क्या करेंगे, आप इसको हाइड कर लीजिए। तो ये आ जाएगा A1 A2 A3 A2 B2 C2 A3 B3 C3। फिर जो साइन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है वो साइन यहाँ पे लिखेंगे, प्लस माइनस लैम्डा D1 लैम्डा D2 लैम्डा D3 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो ये कॉलम था। रो में भी ऐसा हो सकता है कि वो जो एलिमेंट्स है वो एक्सप्रेस हो एज ए सम ऑफ टू टर्म्स, तो उनको आप ब्रेक कर सकते हैं। दो डिटरमिनेंट में आप ब्रेक करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर इसकी वैल्यू A आ रही है, अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो दोनों का सम भी क्या होगा, आपका A ही आएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। डिटरमिनेंट आपके पास है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसकी वैल्यू A है। अब आप क्या कर रहे हैं, किसी डिटरमिनेंट आपके पास है, उसकी रो या कॉलम में किसी भी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम को, सपोज कीजिए कि C1 है, इसके हर एक एलिमेंट को अगर आप लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी है वो क्या होगी, लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ये जो C1 है इसके हर एक एलिमेंट को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लैम्डा A1 लैम्डा A2 लैम्डा A3 मल्टीप्लाई कर दिया आपने। बाकी मैं अपने ऐसे ही रखा है B1 B2 B3 C1 C2 C3। आप रो को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रो को भी कर सकते हैं, कॉलम को भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्या हो गया कि ये एक C1 को आपके हर एक एलिमेंट को आपने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, तो शुरू में जो वैल्यू थी A थी, अब आपने कॉलम के हर एक एलिमेंट को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जो वैल्यू है ये भी क्या हो जाएगी, लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगी, लैम्डा इंटू A हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए, रो या कॉलम को आपने पिक करना है, उसके हर एक एलिमेंट को अगर आप लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी है वो भी क्या हो जाएगी, लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और इसका कन्वर्स देखिए, जो हम लोग क्वेश्चन में यूज करते हैं, डिटरमिनेंट आपके पास है, अगर आपको लग रहा है कि किसी डिटरमिनेंट या किसी डिटरमिनेंट के रो या कॉलम में कोई एलिमेंट कॉमन है, जैसे यहाँ पे लैम्डा आपको नजर आ रहा है, उस लैम्डा को क्या कर सकते हैं, आप कॉमन ले सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन में हम कैसे यूज करते हैं, डिटरमिनेंट की किसी रो या कॉलम में अगर आपको कोई एलिमेंट आपको नजर आ रहा है, कॉमन नजर आ रहा है, तो उस एलिमेंट को, उस कॉमन को आप क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट से बाहर ले सकते हैं। अब डिटरमिनेंट की सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो मोस्टली हर क्वेश्चन में लगभग यूज हो जाती है। डिटरमिनेंट आपके पास है, देखिए ये हमने मैट्रिक्स के एलिमेंट्री ऑपरेशन में भी यूज किया था। आपको किसी कॉलम या रो में क्या करना है, चेंजेस लाने हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर रो और कॉलम, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। देखिए एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर मुझे R1 में चेंज लाना है, तो ये चीज़ हमने वहाँ पे भी डिस्कस की थी रो ऑपरेशन में, एलिमेंट्री ऑपरेशन में। R1 में अगर आपको चेंज लाना है तो देखिए आप चेंज करेंगे, R1 आप ऐसे ही लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे, इसमें आपने कुछ नहीं करना है, इसको ना मल्टीप्लाई करना है ना डिवाइड करना है किसी नंबर से। R1 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस किसी दूसरे रो को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर ये मैंने यहाँ पे R2 ले लिया और आपको लग रहा है कि आपको उसको K से मल्टीप्लाई करना है, लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है, M से मल्टीप्लाई करना है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ऐड या क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। R1 में चेंज लाना है तो R1 आप ऐसे ही लिखेंगे, R1 प्लस माइनस MR2। MR2 का मतलब है कि ये जो सेकंड रो है इसके हर एक एलिमेंट को आप M से मल्टीप्लाई करेंगे और R1 में क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे भी क्वेश्चन के में रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम प्लस या माइनस करेंगे। ऐसे आप C1 में भी कर सकते हैं। देखिए C1 की जगह C2 लिख देता हूँ, तो C2 ऐसे ही रहेगा,
प्लस माइनस के इंटू C3 लिख देते हैं। तो देखिए C2 में मुझे चेंज लाना है, तो C2 को मैंने कुछ नहीं किया है, वैसे ही लिखा हुआ है, प्लस माइनस किया है जैसी रिक्वायरमेंट होगी। अब थर्ड कॉलम को मैंने यहाँ पे ले लिया है, उसके हर एक एलिमेंट को K से मल्टीप्लाई करेंगे और C2 में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। ये A है, तो अगर मैंने एक ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, देखिए R1 प्लस माइनस MR2, इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू सेम ही रहेगी, A ही रहेगी। और जो R1 है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, R1 प्लस माइनस MR2 हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं A1 प्लस माइनस MA2। ये कैसा आया देखिए, अब यहाँ पे लिखा है MR2, सेकंड रो को आपने M से मल्टीप्लाई करना, तो MA2 हो जाएगा। A1 के साथ आपने प्लस या माइनस करना, तो A1 प्लस माइनस MA2, तो यहाँ पे आ जाएगा B1 प्लस माइनस MB2, C1 प्लस माइनस MC2। और बाकी जो कॉलम रोज हैं वो ऐसी रहेंगी, A2 B2 C2, A3 B3 C3। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन में हम केवल एक ऑपरेशन एक टाइम में अप्लाई करते थे, या तो हम रो में ऑपरेशन अप्लाई करते थे या कॉलम में। लेकिन डिटरमिनेंट में ये आपके पास लिबर्टी है कि आप रो ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं और कॉलम ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका मीनिंग ये है कि एक स्टेप में आपने रो में ऑपरेशन अप्लाई किया, दूसरे स्टेप में आप कॉलम में भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। जबकि एलिमेंट्री ऑपरेशन में ऐसा नहीं था, अगर आपने रो को फिक्स किया तो रो में ही आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे थे, कॉलम को आपने लिया तो कॉलम में ही आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे आप रो ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं और कॉलम भी कर सकते हैं और दोनों साथ भी कर सकते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी में क्या है कि दो मैट्रिक्स आपके पास हैं, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स A है और एक मैट्रिक्स B है। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, A इंटू B आपके पास आ गया। तो अगर आप इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, डिटरमिनेंट A इंटू B आप करेंगे, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, डिटरमिनेंट A इंटू डिटरमिनेंट B। फिर से देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, A और B आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, A इंटू B किया और उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करी। तो ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी, डिटरमिनेंट A इंटू B, इसके इक्वल आएगा डिटरमिनेंट A इंटू डिटरमिनेंट B।